ये परीक्षा कठिन तो है, सब मानते हैं, लेकिन आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि आप एक सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं। अगर आपके पास इस बात का जवाब आ जाता है कि आप सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, तो आगे की राह बिल्कुल आसान है। कभी कभी हो सकता है फेलियर्स भी मिले, ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात क्लियर है कि आप एक सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं, तो आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं खलेगा। 2 या 3 चीज़ें होती हैं। कोई लोग सोचते हैं कि हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, तो सॉरी, पैसे कमाने के लिए तो आना ये गलत रीज़न है। दूसरी चीज़ होगी, आप सोचते हैं कि हम पावर और पर्क्स के लिए आना चाहते हैं। ये भी मैं नहीं समझती कि आप बहुत दिनों तक इसे एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप, जो तीसरा रीज़न है कि आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों के बीच में काम करना चाहते हैं, या जो हम अपने देश को बेहतर बनाएं उसमें एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अपना योगदान देना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही रीज़न है सिविल सर्विसेज में ट्राई करने के लिए। और अगर आपके रीजंस पहले दोनों हैं, तो मैं आपसे इंसिस्ट करूंगी आप उसे तीसरे रीज़न में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, अच्छे लोगों की ज़रूरत है, तो आप इस मंशा से आइए कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मेरे देश को मेरी ज़रूरत है, तो इस कैपेसिटी में आप बेटर कर पाएंगे। अब जहाँ तक मेरी जर्नी की सवाल है, तो मैंने एमटेक बायोटेक्नोलॉजी किया है पुणे से ही, और जब भी मेरा कोर्स ख़त्म हुआ तब मैंने जीआरई दी थी और मेरा बहुत बेहतरीन स्कोर था 1490। मैं यूएस जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, पर जो मेरे ग्रेजुएशन के बाद का फाइनल ईयर था वो एक लैब प्रोजेक्ट था। तो उस 1 साल जब मैंने लैब में काम किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं करती कि मैं अकेले काम करूं, या उस वक्त जिस लैब में मैं काम कर रही थी तो सारे हम एक तरह से कॉपीड एक्सपेरिमेंट्स रिपीट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि फिर मैं कुछ ऐसा तलाशूं जिसमें मैं जब हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं तो हम ज़िंदगी के 35 से 40 साल आगे के या 30 साल उस चीज़ को करना चाहें, ऐसी खुशी आपको मिले कि जो चीज़ आप अगले 30 साल तक खुशी से कर सकते हैं। तब मैंने सिविल सर्विस के लिए डिसाइड किया। सिविल सर्विसेज या टीचिंग, ये 2 चीज़ें मेरे जहन में थी कि या तो मैं बहुत अच्छी शिक्षिका बन सकती हूँ या फिर मैं एक सिविल सर्वेंट बन के लोगों की मदद कर सकती हूँ। तैयारी शुरू हुई तब मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। मैंने 2010 में ट्राई करने के लिए एक प्रीलिम का अटेम्प्ट दिया, तो ये तो आत्महत्या के समान है, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ 4 अटेम्प्ट होते थे, और अगर मैंने ट्रायल में 1 अटेम्प्ट गवा दिया होता तो अब मेरे पास और अटेम्प्ट्स बचते भी नहीं। लेकिन उस ट्रायल के बाद भी जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो मुझे एक मार्गदर्शन ऐसा मिला कि आप दिल्ली जाइए, ये परीक्षा तो मुंबई से हो ही नहीं सकती, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप दिल्ली जाइए। और ये मेरी थी दूसरी बहुत बड़ी गलती कि मैं बिना समझे ये ऐसा समय था जहाँ तक कि मैंने अखबार भी कभी खोल के पढ़ा नहीं था, बस पेज 3 पलट लेते थे कभी कभी। तो इस लेवल ऑफ प्रिपरेशन से मैं सीधा दिल्ली पहुँच गई, और दिल्ली में मैंने जो भी, वो मेरी सीनियर थी, IRS ऑफिसर थी, जो क्लासेस पे उन्होंने चेक मार्क मारे वो सारे मैंने ज्वाइन कर ली। मम्मी पापा नसीब से बहुत अच्छे थे, वो यही सोचते थे कि हमारी बेटी को क्या चाहिए। तो जब ऐसे करके मैं पहुंची तो एक वाक्या मुझे याद आता है कि हमारे टीचर बता रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि आर्टिकल 2 में ये लिखा है, और मैं वहाँ पे बैठकर सोच रही थी ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल कहाँ छपा है। मतलब इस लेवल की कच्ची थी मैं जब मैं दिल्ली गई, और ऑब्वियसली मैं पहले से बहुत हार्ड वर्किंग थी, तो एक गलत दिशा में बहुत देर तक हार्ड वर्क करने का नतीजा ये हुआ कि मैं मेंटली और फिजिकली बिल्कुल मेरा ब्रेकडाउन हो गया। मुझे ऐसा लगा कि इस परीक्षा का जो पहला पड़ाव है प्रीलिम, ये भी अगर पास करना है तो आपको बिल्कुल, आप इंसान हो ही नहीं सकते, भगवान ही ये कर सकता है, ये मुझसे तो नहीं होगा। ये ऐसी हालत जब मेरे पेरेंट्स ने मेरी देखी तो उन्होंने बोला कि तुम बॉम्बे वापस आ जाओ। मैं मुंबई से हूँ बेसिकली। उस वक्त फिर मैंने एक ऐसी चीज़ की जो आमतौर पे भारतीय स्टूडेंट्स नहीं करते, मैंने गैप ईयर लिए, मैंने 2 गैप ईयर लिए। तो इन 2 सालों में मैंने अपनी बहुत सारी हॉबीज़ को परस्यू किया।
मैं अलग अलग लोगों से मिली जो अलग अलग चीज़ें कर रहे थे। बहुत एक लर्निंग एक्सपीरियंस थे मेरे लिए, बहुत एनरिचिंग ईयर्स थे मेरे लिए 2। और ये करने के बाद फिर मैंने सोचा कि जी हाँ, अब मैं दे सकती हूँ एग्ज़ाम। और इस जोश के साथ मैंने 2012 में पढ़ाई शुरू की, बिल्कुल अपने से बॉम्बे में रह के। और 2013 का अटेम्प्ट मैंने बिल्कुल पूरी तैयारी से दिया, पर यह हुआ कि फिर से मेरी प्रीलिम क्लियर नहीं हुई, 1-2 नंबर से प्रीलिम फिर रह गई। और पर इस फ़र्क ये था कि पहले भी मैं एक ट्रायल अटेम्प्ट दे चुकी थी, लेकिन उस अटेम्प्ट को फेल होने के बाद मैं बिल्कुल बिखर गई। लेकिन जब ये अटेम्प्ट मैंने दिया 2013 वाला, तो इसको देने के बाद मैं बिल्कुल उस वक्त मैं इस फेलियर को बहुत अच्छे से देख पाई। मैंने एनालाइज किया, अपने नोट्स बनाए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, अपने आप को, मतलब मैं मेंटली तैयार थी कि शायद मुझे अब मैं और अटेम्प्ट दूंगी। और इस तरीक़े को फॉलो करने से ये हुआ कि 2014 और 15 में दोनों बारी जब मैंने प्रीलिम क्लियर की तो मैंने इंटरव्यू भी दिया और दोनों बारी मुझे पोस्ट भी मिली। तो ये मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूँगी कि इस परीक्षा में जब आप आते हैं तो आप सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। ज़रा अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको कोई सलाह देता है तो वो पत्थर की लकीर नहीं होती, आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से सोचना होता है। इस परीक्षा में अगर 1100 लोग सिलेक्ट होते हैं तो 1100 अलग तरीके हैं उस मंजिल तक पहुंचने के। तो ये बिल्कुल नहीं है कि आपको घर छोड़ के दिल्ली जाना है, आपको घर छोड़ के पूना रहना है, या आप दिल्ली जाएंगे तो आपकी बात बिगड़ ही जाएगी जैसे मेरी बिगड़ी। तो एक अपने लिए खुद का डिसीजन लीजिए। कहीं सुनी पे तैयारी करना गलती होगी। तैयारी करते हैं तब बेसिक बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भले आपको थोड़ा समय लगे, लेकिन बेसिक किताबें आप पढ़िए। और दूसरी चीज़ मेरे बारे में मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि 2013 में जब मेरा प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ, तब मैंने एक दूसरी जॉब ले ली, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इनकी इंश्योरेंस की परीक्षाएं चलती थी, तो उसमें मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की नौकरी ली। अब ये जॉब भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि बहुत सालों के बाद एक स्टेबल सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है तो आपको अच्छा लगता है। और वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ही तो था। मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं आईएएस भी बन जाऊँ या किसी भी सर्विस में जाऊँ तो मुझे लोगों से डील करना है और मुझे फाइलों से डील करना है। तो ये एक अच्छा अनुभव मुझे नौकरी में रहते हुए मिला। और एक ये भी बहुत अच्छा अनुभव मिला कि आप जब अच्छे से काम करते हैं तो लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जैसे मेरे जॉब के दौरान एक वाकया हुआ, जब जैसे कि 2-3 बार इनफैक्ट ऐसे हुआ कि जिस चीज़ को लोग बोलते हैं कि कल आइएगा, परसों आइएगा, अगर मैं उसको तुरंत कर दूं कि नहीं आप रुकिए मैं अभी कर देती हूँ, तो लोग गदगद हो जाते हैं, उनको बिलीव नहीं होता। वो कहते हैं कि आप सरकारी ऑफिस में बैठ के आप जल्दी कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं। एक आदमी ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि मैडम आपका काम देख के मुझे लगता है कि सारे ऑफिसेज में सिर्फ औरतें ही होनी चाहिए, क्योंकि औरतें ही इतने अच्छे से और इतने मन से काम करती हैं। तो सब जब आप ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो आपको अपने बारे में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ जो सही है। तो इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि आप जॉब के साथ नहीं पढ़ सकते। हाँ, लेकिन जब आप जॉब लेते हैं, क्योंकि जब मैं 2015 का अटेम्प्ट दे रही थी तब मुझे काफ़ी लीव्स लेनी पड़ी और इस वजह से थोड़े मेरे ऑफ वर्क प्लेस में क्लैशेस भी हुए थे। तो आपको ये मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहना है कि अगर मैं जॉब ले रहा हूँ तो सब अगर 8 बजे पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो मुझे सुबह 5 बजे करनी है। और आपको ये करना ही है अगर आप सीरियस हो अटेम्प्ट के बारे में, कि आपको सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे जो ऑफिस के पहले का समय है उसमें आपको पढ़ाई करनी है। आजकल हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होते हैं, तो उनको आप ऑफलाइन करके आप अपने जब आप ट्रैवल करते हैं उनमें देख सकते हैं। आने के बाद भी आप अगर जॉब के साथ पढ़ाई करते हैं तो ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको ये एक समझना है कि जो दूसरे बंदे अगर 12 घंटे दे रहे हैं तो वो आपको 8 घंटे में करना है, और ये बिल्कुल मुमकिन है। ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरे दिन एक कमरे में बैठ के पढ़ते रहें। इससे बहुत लोगों का नुकसान होते हुए भी मैंने देखा है कि वो इतना समय होता है उनके पास
कि वो बिल्कुल उसे बर्बाद करने लगते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ने लगते हैं, वो ट्रैक से हिल जाते हैं। तो हमेशा जो आपका एक प्लान ऑफ एक्शन है वो आपके सामने बिल्कुल साफ होना चाहिए कि मैं इतनी ही किताबें पढ़ूंगा, मैं इतने ही टेस्ट दूंगा और इस तारीख को मेरा इतना सिलेबस ख़त्म रहेगा। इस अप्रोच से आप अगर चलें तो मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम ऐसी बिल्कुल नहीं है कि अगर मुझे ज़्यादा अटैम्प्ट लगे तो आपको भी लगने चाहिए। बिल्कुल एक अटैम्प्ट में की जा सकती है, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाए तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कोशिश करने में कोई शर्म नहीं है, फेल होने में कोई शर्म नहीं है। आप एक अच्छे इरादे से इस परीक्षा को देने के लिए आए हो, वो एक बहुत बड़ी बात है। सिंस मैं एक लेडी हूँ, मैं जो गर्ल्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं उनको बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बेटियों को सपोर्ट करते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, दूसरों की बात न सुनते हुए उन्होंने हमेशा ये सोचा है कि हमारी बेटी में ये चाहती है तो हम उसके पीछे खड़े रहेंगे। और जब फल मिलता है तो आप देखते हैं कि पूरी दुनिया आपके साथ होती है। जैसे कि इस साल के रिजल्ट के बाद कई लोग मेरे घर आए, कईयों ने ये कहा कि भाई बेटी हो तो ऐसी। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक अपना एक जो औरत होने का एक जो आपकी जो वैल्यू है वो आप या शादी करके या उसी दिशा में जाके ही आप प्रूव कर सकते हैं। आप अपना करियर, अगर आपको लगता है कि आपका करियर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप बिल्कुल उस पर फोकस कीजिए। मैं लड़कियों के पेरेंट्स से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी लड़कियों को सपोर्ट कीजिए, उनको गलतियां करने का मौका दीजिए, क्योंकि वो आज नहीं तो कल आपका सर ऊंचा वही करने वाली हैं। थैंक यू। अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। देखिए, बिना क्लासेस के बिल्कुल प्रिपरेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए ना आपको दूसरों से 2 कदम आगे होना पड़ेगा। आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा। सिलेबस और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, ये एक 4 खाने हैं, इनके बीच में आपको रहना है। ये नहीं मैं कहती कि सिलेबस से बाहर नहीं पूछते, बिल्कुल पूछते हैं, लेकिन ये जो चीज़ आपके हाथ में है वो आप कर सकते हैं। आजकल आप भी जानते हैं कि यूट्यूब पे ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, अनअकैडमी, मृणाल, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आपके पास 1 या 2 अच्छे सीनियर्स या मेंटर्स होने चाहिए, क्योंकि जब आप अकेले पढ़ते हैं तो इस बात के चांसेस हैं कि आप किसी गलत दिशा में निकल जाएं। तो ऐसा ना हो कि आप उस गलत दिशा में बहुत दूर तक निकल जाएं। तो अगर मैं ये नहीं मानती कि जैसे कि मैंने हिस्ट्री मुंबई से पढ़ा था, तो मेरे पास एक बहुत अच्छे मेंटर थे जो हमेशा मुझे मेरी गलतियां बताते रहते थे। सर से मैं डिस्टेंस पे थी तो मैंने सर को अपने पेपर्स लिख के स्कैन करके भेजने शुरू किए, तो वो फीडबैक ज़रूर हेल्प करता है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा आपको लेना ही है। अगर उसमें ये ऐसा समय नहीं है जिसमें आपके पैसे बचाएं। मतलब ये मैं नहीं कहती कि आप बिल्कुल 1.5 लाख डाल के दिल्ली में रहें, ये सब करें, लेकिन एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ में, एक अच्छे मेंटर में इन्वेस्ट करना एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो मतलब आप एक खुद ये बात जज कीजिए कि पिछले साल के क्वेश्चंस देखिए, मैं कितना इसको हिट कर पा रहा हूँ। आजकल ऑनलाइन टॉपर्स के पेपर भी अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं कि मेरा आंसर इसके कितने पास है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप एक कॉल लीजिए। और बिल्कुल पॉसिबल है, बिना क्लासेस के पॉसिबल है। शाह फैजल ने बिना क्लासेस के कश्मीर में रह के पहला रैंक निकाला था। तो हर एक की, जैसे मैंने कहा, हर एक का रास्ता अलग होता है, तो आप कर सकते हैं बिना क्लास के। GS4 का प्रिपरेशन कैसे करें? हाँ, देखिए, तो GS4 में मेरे मार्क्स बहुत एक्सेप्शनल तो नहीं रहे, पर 100 के उस पार मैं गई हूँ दोनों अटेम्प्ट्स में जब मैंने मेंस दिए हैं। तो 103 और 106 ये मेरे स्कोर रहे हैं। और GS4 के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप प्रीलिम के पहले GS4 की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। GS4 की चिंता प्रीलिम के बाद कीजिए। और मैंने सिर्फ लेक्सिकॉन पढ़ा था और वो जो दत्ता की बुक है
वो बुक्स मैंने सिर्फ पलटी थी। GS4 के लिए आपको क्या करना है, आपके पास 10 पेज के नोट्स होने चाहिए। जो भी डेफिनेशंस हैं जो सिलेबस में लिखे हैं, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर हर एक डेफिनेशन को 3 लाइन में आप उन पेजेस पे लिख लीजिए और उनको आप कई बार पढ़िए कि वो डेफिनेशंस आपको याद हो जाने चाहिए। वो डेफिनेशंस अगर डायरेक्टली पूछते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप केस स्टडीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त मैंने ये बदलाव किया था कि मैंने कुछ अच्छे कोटेशंस भी जो मैंने ऐसे के लिए तैयार किए थे उनको GS4 में डाला था, पर इससे मेरे 3 ही नंबर बढ़े। तो मैं ये नहीं समझती कि बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ, लेकिन GS4 के लिए यही है कि आप जो भी सिलेबस में है उनको या तो गूगल से या तो लेक्सिकॉन से आप अपने 10 पेज के नोट्स रखिए और उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए। और ये भी मैं ज़रूर कहूँगी कि पहले केस स्टडीज़ सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितना भी हो केस स्टडीज़ के मार्क्स ज़्यादा होते हैं। और ये गलती कई लोग करते हैं कि पहले शुरू का भाग सॉल्व करते हैं और केस स्टडीज़ फिर छूट जाते हैं। दिस यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव अ सिंगल मार्क अटेम्प्ट इन GS4। तो ये आप कर सकते हैं। प्रीलिम के आफ्टर का जो टाइम पीरियड होता है मेंस तक का, तो वो कैसे इफ़िशिएंटली यूज़ कर सकते हैं हम? देखिए, अब ना प्रीलिम के बाद का जो टाइम होता है ना, ये इस पे भी बहुत निर्भर है कि आप अब तक कितना पढ़ चुके हैं। जैसे कि मेरे जैसा जो बंदा है जिसने मेंस दिया है, जिसका सिलेबस एक बार कवर है, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं सीधा टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करूँगी प्रीलिम के बाद। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको इस समय में अपने बेसिक्स ही बनाने पड़ेंगे। आपको अपना सिलेबस कवरेज पे फोकस करना पड़ेगा। आपको 50-50 डिवाइड करना पड़ेगा कि आप ऑप्शनल पे पढ़िए और उसके कुछ आंसर्स लिखिए, GS भी पढ़िए, उसके कुछ आंसर्स लिखिए, राइटिंग रोज कीजिए। लेकिन एक आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप आपका सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं तो मैं तो कहूँगी बिल्कुल कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए जहाँ पे आपको आपके आंसर्स इवैल्यूएट करके टाइम पे मिलते हैं। लेकिन अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है और आपकी प्रीलिम जस्ट ख़त्म हुई है तो आप सिलेबस कंप्लीशन के पीछे दौड़ पड़िए। मतलब कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट करना है और दिन के 2-3 आंसर्स प्रैक्टिस करके, या तो सेल्फ एनालिसिस भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक आंसर आपने खुद ही लिखा, फिर उसके मिस्टेक्स देखे, फिर दोबारा वही लिखा, तीसरी बार भी लिखा, तो आप खुद एक लेवल बढ़ता हुआ देखेंगे आपके आंसर्स में। तो ये 2 चीज़ें हैं कि आप कहाँ शुरू कर रहे हो। मैम। हाँ मैम, यहाँ पे राइट साइड बोलिए। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने जितने क्लियरिटी से गाइडेंस दिया, बिकॉज इतना क्लियरली मैंने तो किसी को सुना नहीं था अभी तक बोलते हुए। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि समटाइम्स हम लोग को थोड़ा लाइफ में लेट रियलाइज होता है। हाँ। सो ऐसा कुछ है क्या कि एट द एज ऑफ 18 और 19 ही स्टडी स्टार्ट करना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा ना, आई लाइक टू से दैट एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप किसी के साथ रेस में थोड़ी हो, ये तो आपकी ज़िंदगी है। मुझे हो सकता है कि आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दूँ, तो जैसे लीजर के टाइम की हम बात करते हैं, मुझे घर पे बैठने में खुशी मिलती है, किसी को ट्रैक पे जाने में खुशी मिलती है, किसी को पिक्चर देखने में खुशी मिलती है। तो आप सबसे पहले ये करो कि आप किसी के साथ compete नहीं कर रहे हो, आप अपने करियर के लिए स्ट्राइव कर रहे हो जो आपको अगले 30 साल करना है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बाजू वाला 18 में ही स्टार्ट करे और आप 25 में स्टार्ट करो? बिल्कुल नहीं। ये चीज़ आप जितने जल्दी आपके दिमाग से निकाल दोगे ना, आप बहुत खुश रहोगे। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। आप 29 पे स्टार्ट करके अगर 30 पे पोस्ट निकालते हो तो यू आर एज गुड। आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में जाना है, आपको वहाँ की प्रॉब्लम्स ही तो सॉल्व करनी है, उससे एज का क्या लेना देना है। आप किसी के साथ रेस में नहीं हो, ये हमेशा याद रखना है। हेलो मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली प्रीलिम्स का जो पेपर है हाँ। उसमें GS छोड़ के रादर देन GS GK की जो वेटेज है वो कितनी है और उसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या बुक्स कौन से होनी चाहिए? तो देखिए, जो प्रीलिम है ना, प्रीलिम का मुझे बहुत फेयर है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला एक अटेम्प्ट तो मैंने वेस्ट कर ही दिया था और एक मैं साल भर पढ़ के भी निकाल नहीं पाई थी। तो मुझे लगता है ना कि प्रीलिम में एक तो फिक्स्ड बुक्स होती हैं जो आपको पता होता है, हिस्ट्री में ये पढ़ना है, ज्योग्राफी में ये पढ़ना है, पॉलिटी में ये पढ़ना है, वो बुक लिस्ट आपको शायद कहीं से भी मिल जाएगी। तो जो आप ये कर ही नहीं सकते कि मैं GK को इतना वेटेज दूंगा या
जनरल साइंस को इतना वेटेज दूंगा। आप ये कर सकते हो कि आपकी बेसिक बुक्स कंप्लीट करो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। पिछले साल के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहो। प्रीलिम की ऐसी कोई भी सेट स्ट्रैटेजी नहीं है जिसको करके कि आप यू कैन बी श्योर आपका, और मुझे भी मेरे सीनियर्स ने बहुत अच्छे से ये समझाया कि प्रीलिम उन 2 घंटों का गेम होता है कि उन 2 घंटों में आप कैसे प्ले करते हो, आप क्या स्ट्रेस हो जाते हो या आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हो। तो ऐसी कोई फिक्स्ड मेरे जहन में भी नहीं है कि जिससे कि जीके को कितना वेटेज देना है। मैं यही करती हूँ, मैं बेसिक बुक्स पढ़ती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। आप भी यही कीजिए, मेरी सलाह है। Good morning, madam. ओके You have guided us very nicely. ओके I would like to ask about the optional subject. Optional कैसा उसका ये कैसा करना है कि कौन सा optional मुझे अच्छा वेटेज देगा और कैसा? Can you guide me regarding हाँ, this? तो ना Thank you. ऑप्शनल के बारे में यही है कि हर साल आपको पता चलेगा कि कुछ ऑप्शनल बहुत हॉट सेलिंग ऑप्शनल्स हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। कुछ साल पहले हम सुनते थे पबैट बहुत अच्छा है, अब सुनते हैं कि पबैट सबको डुबा रहा है। पहले हम सुनते थे कि एंथ्रो बहुत अच्छा है, अब हम सुनते हैं कि एंथ्रो में मार्क्स नहीं मिले। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप आपके इंटरेस्ट के पीछे भागिए, क्योंकि कुछ भी हो आप अपनी ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण घंटे उस ऑप्शनल को पढ़ने में दे रहे हैं। तो ये ऐसा ना हो जाए जैसे हमने अपनी पूरी स्कूल लाइफ ख़त्म की कि रट्टा मारो और एग्ज़ाम दो। ये ऐसा होना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। जैसे मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो आप मुझे किसी भी दिन बोलोगे ना कि आपको कुछ नई नॉलेज मैं देती हूँ हिस्ट्री के बारे में, तो मुझे वाकई इंटरेस्ट आएगा। अब मैं ये भी नहीं कहती कि इंटरेस्ट एक आखिरी चीज़ है जो आपको उस ऑप्शनल में पार लगा ही देगी। तो आपको एक मिडिल पाथ लेना है, इंटरेस्ट तो बेस होना ही चाहिए। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि उसके लिए मटेरियल अवेलेबल है क्या, गाइडेंस अवेलेबल है क्या। आप सिर्फ एक इंटरेस्ट से नहीं, लेकिन उसके एनालिटिकल भाग को भी आप देख पाते हो क्या। तो इन कुछ चीज़ों को लेके आप एक ऑप्शनल ले सकते हैं, पर बिल्कुल हॉट सेलिंग ऑप्शनल के पीछे जाओ ही मत। हो सकता है आप वो ऑप्शनल इस साल लो और अगले साल वो बोलें कि भाई वो ऑप्शनल तो नहीं, इस बार मार्क्स नहीं दिया। गुड मॉर्निंग मैम, मैं अभी SY में हूँ, तो एसे का प्रिपरेशन करने के लिए अभी कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए, किस तरह के बुक एसे का प्रिपरेशन करने के लिए? तो ऐसे ना मेरे लिए भी एक बहुत प्रॉब्लम इशू रहा है, क्योंकि मैं समझती हूँ मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, मैं ब्लॉग भी करती हूँ, लेकिन ऐसे मुझे मार्क्स देता ही नहीं। पिछली बार मेरे पास 105 थे, इस बार मेरे पास 109 है। तो ये मेरे सामने भी एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन है कि ऐसे में मार्क्स कैसे लाने हैं। पर जैसे कि मैंने जिन सीनियर्स से बात की, उन्होंने मुझे एक बात ये समझाई कि देखिए, जिनके मार्क्स GS 1, 2, 3, 4 में अच्छे आते हैं ना, उनके ऐसे में अच्छे आते ही हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके GS 1, 2, 3 में बिल्कुल डाउन है और ऐसे में आप है। तो द एडवाइस ही गेव मी इज़ दैट यू रीड योर GS वेल एंड यू मेक योर GS स्ट्रॉन्गर, एंड दैट विल ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट इन योर एसेज। और अभी हम कुछ देर पहले अतुल सर से भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि देखिए, जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम किसी प्रॉब्लम के ऊपर प्रकाश डाल रहे होते हैं। तो 75% ऑफ द ऐसे तो आप कंप्लेन ही करते होते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये खराब है, ये प्रॉब्लम है, और अगले 25% में ये उम्मीद की जाती है कि आप कुछ सल्यूशंस दें या कुछ पॉजिटिव लिखें। तो हम हमेशा बहुत यूटोपियन सजेशंस देते हैं जिनको करने में 35 से 40 साल लग जाएंगे। तो सर ने बड़ी अच्छी एक ये बात बताई कि आप ऐसे सल्यूशंस लिखिए जो कल उठ के भी आप कर सकते हैं, या आप बिल्कुल सरकार पे मत छोड़िए कि सरकार करेगी। आप खुद भी ऐसे दिखाइए कि लोग कैसे जिम्मा ले सकते हैं। तो ऐसे का मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप GS 1, 2, 3, 4 ही पढ़िए और ऐसे आप लिख कर इवेल्युएट कराइए। टॉपर्स के ऐसे पढ़िए, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और आप लिखिए और इवेल्युएट कराइए, क्योंकि ऐसा विषय है ही नहीं जो आप अलग से पढ़ सकते हैं। Good morning, ma'am. Ma'am, I have a question regarding opting for subjects like in the main subjects Okay. for the mains exam. Coming from engineering background, we can opt for some technical subjects Yes. rather than jumping onto history and geography, which would actually add on to more of study time. Yes. Right. So, what kind of guidance can we get regarding those subjects? Firstly, secondly, since in the market we see that there are a lot of institutes opening up who are guiding about the UPSC exam, but not everyone is as much reliable as for a couple of people who have a good experience. So,
being a fresher, how are we supposed to judge those people, and how are we supposed to bank on their suggestions? Okay, so that is of course a very mystical, there's no correct answer or perfect answer for that. But you have to, like, even I agree, if I was good in maths or I was good in mechanical engineering or anything, I would have definitely opted for that. This year's 8th ranker, if I'm not wrong, he had a technical subject itself. But since you have an advantage of an early start, that you're starting very early, so you also have an advantage of more research time. So you have to look at, since my domain is completely different, my domain is history right now, so I'll not be able to tell you, but I would suggest कि किसी इंस्टीट्यूट के नाम के पीछे भागना तो उतना सही नहीं है, लेकिन आप उन्हीं मेंटर्स से बात कीजिए जिन्होंने ये ऑप्शनल निकाला है, और अपनी एक गट इंस्टिंक्ट भी होती है, आप इंटरैक्ट करते हैं 1-2 बार टीचर से, आपको पता चलता है कि ये टीचर मुझे सपोर्ट करेगा या नहीं. और ये भी आपको, मतलब जो मैंने कहा कि सिलेबस और पिछले साल के प्रश्न, ये दोनों, जस्ट लुक एट दीज टू. And I would strongly recommend, like this guy who was this time's 8th ranker, I'm sure his interviews must be published somewhere. Just look for them and just see like what is the approach he followed or what were the mentors which he was following. That I think I would have done that. I would have looked for his resources, and then I would, since I'm starting so early, if I was in SY engineering or first year engineering, I would go around town and talk to teachers in my free time. If you're thinking about Delhi, you can make a call to those institutes and talk to those teachers. तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में, और तुम्हारे खुद के कुछ सीनियर्स होंगे जो दिल्ली में होंगे, उनके एक्सपीरियंसेस ले लो. ऑनलाइन फोरम्स भी है, देखो एंड में आपका गट इंस्टिंक्ट काम करता ही है, लेकिन सीनियर्स ने क्या किया है वो देख लो. एंड वन मोर थिंग आई विल से, सी दैट इट माइट हैपन दैट यू लैंड ऑन टू अ रॉन्ग मेंटर. At such times, don't beat yourself कि मैंने तो इतनी फीस दे दी and I've wasted. Just don't do that. Your aim is not to save money or fight with the person who didn't give you right guidance. Move on. That is very important in this preparation. If something has gone wrong, just move on, and don't be angry, don't be let all of those negative emotions go. Just think about the day when you will be serving in a district, or you will be helping poor people who need you. So just move on from a bad experience. That is what I would suggest to you. Okay, so thank you so much for listening patiently to me. I wish you all the best, and I will again tell you that don't be under the impression like me that this exam is a monster which cannot be beaten. It's very much a human task to do it. Wish you all the best.